करने में सहयोग मिल जाएगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज से ही हमारे रुधिर का प्रवाह होता है। रुधिर का समुचित प्रवाह बना रहे उसके लिए हमारे शरीर में मूवमेंट करना, हमारे अंगों को चलाना जरूरी है। रुधिर का प्रवाह होगा तो हमारे प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक सेल को उसके लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे। उसके लिए जो जहां जरूरत पड़ती है वहां एंटीबॉडीज पहुंचेंगी। इस इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह भी बहुत कुछ हमारे एक्सरसाइज पर निर्भर करता है। एक्सरसाइज का सबसे अच्छा समय जो है वो स्नान के पश्चात सुबह का ही है। सुबह का कौन सा समय? सूर्योदय के 45 मिनट और उसके आसपास का समय, जब जो अल्ट्रावायलेट ए और बी का अभाव होता है तब। और कहाँ करना है? खुले में करना है। और कैसे करना है? धरती के संपर्क में करना है। एक्सरसाइज आप पैदल चल रहे हैं वही भी एक्सरसाइज है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं वही भी एक्सरसाइज है। तो आप जब धरती पर पैदल चलेंगे तो हमारे जो सेल हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो दूर दूर हो जाएंगी लेकिन संवाद में रहेंगी। ऐसा वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से देखा है। उनके अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने उस चीज को परखा है। जब दूर दूर होते हैं और संवाद में होते हैं तो उनका जो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। वो ज्यादा अच्छी तरह से जो भी रिसेप्ट रिसेप्टर से जो भी रिसेप्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो ग्राउंडिंग है इसके प्रति हम ज्यादातर अनभिज्ञ रहते हैं और उदासीन रहते हैं। घास के ऊपर नंगे पैर चलना या अपने घर में भी बिना जूते के, बिना मोजे के रहना, धरती के संपर्क में रहना, पेड़ पौधों के संपर्क में रहना, उनसे चिपकना, या वे जो पशु हैं जो धरती पर नंगे पैर चल रहे हैं, कोई पशु जूते पहन के नहीं चलता, उससे संपर्क में रहना, उससे चिपकना। गाय विशेष रूप से जिसके खुर इस प्रकार से होते हैं कि वह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको उससे मिलने वाले से सीधा कनेक्ट कर देती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का मार्ग मिल जाता है। तो इस तरह से हमको धरती के संपर्क में रहना है। और धरती में के संपर्क में रहने का समय भी वही सुबह का, प्रातः काल का समय। एक और चीज होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमको आवश्यक होती है। और वो जो हाइड्रोजन है वो हमको हवा से नहीं मिलती। वो हाइड्रोजन है हमको भोजन से नहीं मिलती। वो हाइड्रोजन हमको मिलती है पानी से। तो हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह पानी एल्कलाइन हो, वह पानी हाइड्रोजनेटेड हो, तो जो गंगोत्री है, जमुनोत्री है, बहने वाली नदियां गंगा, नर्मदा इत्यादि हैं, ये हाइड्रोजनेटेड वाटर अपने में समेटे हुए होते हैं। और हम जो बोतल का पानी पीते हैं
हम जो क्लोरीन वाला पानी पीते हैं, अमेरिका में और यूरोप में फ्लोरीन वाला भी पीते हैं। तो ये जो पानी है ये हाइड्रोजनेटेड नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन का दुश्मन होता है। तो हमको हाइड्रोजनेटेड पानी के लिए भी अपनी ओर से कोशिश करना चाहिए। विशेष रूप से वह पानी इस्तेमाल करना चाहिए जो बहता हुआ होता है, जो झरनों का होता है, या जो प्राकृतिक स्रोतों का होता है। पानी ही हमको बहुत सारे मिनरल्स प्रदान करता है। 16 प्रकार के मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमको बाहर से लेना होते हैं और विशेषकर पानी से लेना होते हैं। तो हमने एक डर बना रखा है, जब ये आविष्कार हुआ कि कीटाणु इतने छोटे छोटे और जीवधारी होते हैं, और ये कीटाणु जो हैं ये ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। और एकमात्र, कभी कभी तो ऐसा समझ लिया गया था कि हर रोग का कारण कीटाणु। तो उन्होंने हर रोग के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस एंटीबायोटिक के लंबे इस्तेमाल ने हमारे जेनेटिक स्वरूप को भी काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है। और हमारे शरीर के भीतर जो हमारा इंटरनल पर्यावरण था, जिसमें बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज थे, बहुत सारे प्रकार के मित्र जीवाणु हुआ करते थे, उनका सफाया कर दिया है। जैसे आज से 100 साल पहले हमारे जंगलों में जो जानवर मिला करते थे, जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो आज नहीं है। उसी तरह से हमारे 100 साल पहले हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जीवाणुओं की जो प्रजातियां थीं, वो अब नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमने एक लंबे समय तक ये मान लिया था कि हवा में, पानी में, भोजन में, हर जगह हमको बीमार करने वाले कीटाणु हैं। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने ये जान लिया है कि 99.9% जो जीवाणु हैं वो हमारे लिए सीधे नुकसान नहीं करते, वो हमारे लिए लाभदायक हैं। वो हवा में है, वो पानी में है, वो हमारे हर भोजन के एक एक कण में है, हमारे शरीर में है। और शरीर में इतने हैं जितने हमारे खुद के सेल्स नहीं है, उससे ज्यादा है। हमारी आंतों में सबसे ज्यादा है, हमारे मुंह में उसके बाद है। और अगर मुंह के या आंतों के जीवाणु जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो आवश्यक हैं, वो नहीं होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स से हम मरहूम हो जाते हैं। हम बहुत सारे हार्मोन हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे विटामिन B12, K2 इत्यादि हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। BDNF हमको प्राप्त नहीं होता है। सेरोटोनिन हमको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी जरूरी जरूरी चीजें हमको नहीं मिलती हैं। तो ये जो जो प्रकृति के हमारे साथी हैं, इनका भी हमको ख्याल रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इनके लिए भी जरूरी है। हम अपने सेल्स के लिए तो करते ही हैं, इनके लिए भी आवश्यक है। तो एक्सरसाइज सुबह सुबह की ये हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में हमारे ब्लड वेजल्स हैं, खून बहाने वाली आर्टरीज हैं। उनकी बगल में लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। उनके आसपास हमारे नर्व्स गई हुई हैं, न्यूरॉन्स गए हुए हैं। और वहां पर हड्डी भी है, और वहां पर स्किन भी है, वहां पर मसल्स भी हैं, लिगामेंट भी हैं, टेंडन्स भी हैं। ये सारी चीजें हैं।
तो वो जो हमारे न्यूरॉन्स इनके बीच से निकल रहे हैं, उनके ऊपर जो माइलिन शीट है, जो इंसुलेशन है, वो अगर दबता है, अगर वो हमारे न्यूरॉन्स की शेप में कोई परिवर्तन आता है, तो हमको दर्द भी महसूस होता है। हमारे ब्लड को पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, जो जो हमारी नलिकाएं हैं, जो वेजल्स हैं, उनको यदि अनावश्यक रूप से दबा दिया जाता है, तो जो हमारे साइड्स हैं जहां पर कि वो ब्लड पहुंचना है, वहां पर वो पहुंचता नहीं है, और जहां जिस जगह पर वो ब्लड आवश्यक होता है वो अगर नहीं पहुंचता, तो वो स्थान मर जाता है। जैसे हृदय के जिस हिस्से में कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसको ब्लड वहां नहीं पहुंचता है, तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। इस तरह से शरीर के प्रत्येक हिस्से में होता है। तो ये जो शरीर है, इसमें इतनी सारी चीजें, इतने सारे सेल हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, जो जो हमारे फैट को इकट्ठा करके रखते हैं। अब वो फैट को इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप में समा लिया है कि वो जो आर्टरी है वो उससे परेशान है, वो जो न्यूरॉन है वो उससे परेशान है, वो जो लिम्फेटिक डक्ट है वो उसके कारण दब रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए हमको आवश्यक होता है एक्सरसाइज करना। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जो चीजें हैं वो हमको एनर्जी बनाने में हम उनको कंज्यूम कर लेंगे। जो अनावश्यक फैट हमको दिक्कत दे रहा है, वो हम कंज्यूम कर लेंगे। वो जो अनावश्यक टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको भी हम अपना भोजन बना लेंगे। हमारा शरीर उनको भी भोजन बना करके और उसकी भी एनर्जी बना लेगा। इसलिए हमको एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। आज का जीवन और आज से 100 साल पहले का जीवन, इतना फर्क आ गया है। पहले तो हम अपनी अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ करते थे, उसमें ही वो सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। किसान किसानी का काम करता था, उसमें हो जाती थी। जो वणिक था, जो व्यापारी था, उस वो जो काम करता था, उससे में भी हो जाती थी। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ ऐसा काम था जिसमें उसको पानी लाने के लिए, भोजन ले जाने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, नदियों में तैरना पड़ता था, दौड़ लगानी पड़ती थी, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था, वजन सिर पर रखना पड़ता था। वो सारी चीजें अब आज की इस सुविधा भोगी जीवन शैली में समाप्त हो गई। इस कारण हमको एक्सरसाइज का पड़ती है। तो हम देखें कि हमारा जो जॉब है, हमारी जो दिनचर्या है, उसमें क्या क्या चीजें रह जाती हैं। तो उस प्रकार की एक्सरसाइज हमको अवश्य करना है, जो हम सामान्य तौर पर करते नहीं। कुछ मसल्स हैं, वो मसल्स सपोर्ट देते हैं, हमारे बोन को भी सपोर्ट देते हैं, और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे ब्रेन से जोड़ने वाली जो जो बिजली की लाइन है, उसको सपोर्ट देते हैं। तो वो सपोर्ट पूरी तरह से देते रहें। तो उसके लिए मसल्स को हमको काम में लाना आवश्यक है, उनको एक्टिवेट रखना जरूरी है। अगर हम उनको काम में लेना बंद कर देंगे, तो वो जाम हो जाएंगे, और जाम हो जाएंगे तो उनके जाम होने के साथ साथ और भी चीजें जाम हो जाएंगी। खून का प्रवाह भी जाम हो जाएगा। अगर हमारे मस्तिष्क को जितना आवश्यक है उतना रुधिर नहीं पहुंच रहा है, तो मस्तिष्क का वह भाग जहां पर रुधिर की कमी है वो कमजोर पड़ जाएगा। और ऐसे कमजोर पड़ते पड़ते ज्यादा समय तक अगर ऐसा होगा, तो वो हमको ये जो दिमागी बीमारियां हैं, पार्किंसन है या अल्जाइमर है, वहां ले जाए। हम चाहे मधुमेह से हों, चाहे हाइपरटेंशन से हों, चाहे अर्थराइटिस से हो, चाहे अल्जाइमर से हो, ये एक दिन में बीमार नहीं होते।
इन बीमारियों को हम स्वयं प्रयास करके प्राप्त करते हैं, और उसको 10-10, 15-15 साल तक लगातार हम प्रयास करते हैं, तब जाकर के होती है। तो सबसे अच्छा बीमारी का एंटीडोट अगर किसी को कहा जाए तो वो है एक्सरसाइज। और सबसे बड़ा यदि बीमारी का कारण देखा जाए तो वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इतनी सी बात है, ये हमारी समझ में आ जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। हमने अपने जीवन में जो भ्रम पाल रखे हैं कि जो आदमी काम नहीं करता वो बड़ा आदमी होता है, जो आदमी लोगों से दूर रहता है वो बड़ा आदमी होता है, जो आदमी औरों पर अपने अपना दबदबा दिखाता है या अपने आदेश का पालन करने को मजबूर करता है वो बड़ा आदमी होता है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वे ही आदमी सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, जो लोगों से अलग होते हैं, अकेले होते हैं। जो लोनलीनेस जो है वो बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। जो जो अक्रीता है वो सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। और वो जो अहंकार है, जो कार्टिसोल निकलवाता ही रहता है और बार बार शरीर को फाइट फ्लाइट मोड में डालता रहता है, वो भी बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। तो ये हम अपने जीवन में शुरुआत से ही, हमने जब सूर्य की बात की कि सुबह जो सूर्य है उसका जो जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वह हमको बहुत सारे स्वाभाविक स्वास्थ्य से संबंधित लाभों को देने वाला है। हमारा मेलाटोनिन हार्मोन, हमारा सेरोटोनिन हार्मोन, ये इनको सीक्रेट करने के लिए, इनको सही रखने के लिए वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो काम में आता है। और ये जो जिसको हम धूप कहते हैं, जिससे हम हमेशा बचते हैं, वह हमारे जो स्किन में जो कॉर्टिसोल है उसको वो विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, वह भी आवश्यक है। तो हम ज्यादातर आज की जीवन शैली में घरों में रहते हैं, ऑफिसों में रहते हैं, सूर्य से दूर रहते हैं। हमको अधिक से अधिक सूर्य के संपर्क में रहना चाहिए, अधिक से अधिक बाहर रहना चाहिए। तो यह भी आवश्यक है कि हम धरती का, हम जल का, हम माइक्रोबायोम्स का, हम प्लांट्स का, हम सूर्य का, इनका सबका पूरा पूरा सामंजस्य बनाए रखें, इनसे इनके साथ अपना संबंध बनाए रखें। ये हैं छोटी छोटी सी चीजें। हमने सुबह उठ करके देखा कि सुबह उठ करके हमको ये काम करना है और एक काम और करना है। वो काम है ईश्वर प्रणिधान, या हम जो भी पूजा पद्धति अपनाते हैं उस पूजा पद्धति का के अनुसार ईश्वर के प्रति धन्यवाद देने का भाव, हम उसको पूजा कह लें, हम उसको प्रार्थना कह लें, जो भी कह लें, वो एक हम प्रतिदिन के सुबह के अपने कार्यक्रम में शामिल करें। कब करें? जब हम स्नान कर चुके होते हैं। स्नान करने में हमारे ब्रेन वेव्स, डेल्टा वेव्स जो हैं वो कार्यरत हो जाते हैं। वो जो गहरी नींद वाली जो वेव्स हैं वो वाली वेव्स उस समय सक्रिय होती हैं। और ऐसी स्थिति में हम, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वह सक्रिय होती है। उस समय हम ईश्वर
का भजन पूजन प्रार्थना, जो भी कृतज्ञता व्यक्त करना, जो भी करना चाहें वो करें, और उसके पश्चात फिर हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ें। तो ये जो हमारा दिनचर्या सुबह का है इस प्रकार का हो। फिर हमारे भोजन की स्थिति है, तो भोजन का सबसे बड़ा जो नियम है वो यही है कि भोजन तभी किया जाए जब भूख लगी हो। तो ये हमारा शरीर भी एक कैलेंडर जैसा है, हमारा शरीर भी एक क्लॉक जैसा है, वो अपने अपने समय पर काम करना शुरू कर देता है। तो हम अपनी क्लॉक को इस प्रकार से बना कर रखें, सर्केडियन रिद्म को इस तरह से बना के रखें कि वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो। सुबह जल्दी भूख लगे, ऐसा हम कर सकते हैं अपने जीवन शैली में, जीवनचर्या में अनुकूल परिवर्तन करके। और जब भूख लगे तब हम भोजन करें। तो भोजन भी हमको कब करना है, कितना करना है, कितने समय में करना है, सबका अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हिसाब होगा। किसी की प्रकृति कैसी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, लेकिन आमतौर पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन जल्दी से जल्दी भूख लगे ऐसा इस तरह का अपने आप को ढालना है, और जब भूख लगे तब भोजन करना है। और भोजन भी क्या है कि नाश्ता अलग और लंच अलग, ऐसा नहीं। योगी का भोजन 2 समय का, भोगी का भोजन 3 समय का, और रोगी का भोजन कई समय का। तो ये भोजन भी हमको रोगी भोगी योगी बना सकता है। एक चीज और चल रही है कि भोजन करने पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन भोजन ना करने पर कितना ध्यान देते हैं। जब भी हमको आवश्यकता नहीं है तो भोजन करने की और सोचे भी नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को खाते देखा तो हमने भी खा लिया। ये हमारे शरीर में हम जब भोजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो हमारे शरीर की तभी सक्रिय हो जाती हैं जब हम भोजन का विचार ही करते हैं। पैनक्रियाज को हमारा हाइपोथैलेमस और फिर पिट्यूटरी संदेश दे देती है कि अब आपको ऐसा ऐसा ये हार्मोन छोड़ना है, ये एंजाइम्स छोड़ना है, कि अब ये तैयारी हो रही है भोजन करने वाले। तो हमारा जो स्टमक है उसमें उसमें वो एसिड आने लगता है। अब हमने भोजन किया, थोड़ी देर बाद फिर कर लिया, फिर कर लिया, तो बार बार ये हमारे अंदर जो जो भोजन को पचाने वाले जो रस हैं वो पैंक्रियाज से निकल रहे हैं, स्टमक से निकल रहे हैं, या हमारी आंतों से निकल रहे हैं, और हमारे सलाइवा से मिल रहे हैं, हमारे मुंह से भी निकल रहे हैं। तो ऐसा बार बार होगा तो जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि हमारा आमाशय हमेशा काम में ही लगा रहेगा, और वो जो एसिड बनाने वाली जो प्रणाली है वो दूषित हो सकती है। वो जो पैनक्रियाज में जो जो एंजाइम्स निकालने वाली जो प्रणाली है वो गड़बड़ हो सकती है, और वो जो इंसुलिन निकालने वाला, जो ग्लूकागोन निकालने वाला जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है। या खून के अंदर लगातार ऐसी स्थिति इंसुलिन की और ग्लूकोज की बन सकती है कि वो हमको प्री डायबिटिक बना दे। हम प्री डायबिटिक में तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन ऐसी स्थिति बार बार बनती रहेगी तो हमारे सेल्स में जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो मना करने लगेंगे इंसुलिन को, और हम मधुमेह की ओर आगे बढ़ जाएंगे। या हम बार बार भोजन करेंगे तो भोजन के जो अंश हैं
वे अंश शरीर के अंदर, अगर उन अंश में कुछ ऐसे भी पदार्थ हुए जो हमारे इम्यून सिस्टम को फॉरेन मटेरियल की तरह नजर आए, जैसे हमने सिंथेटिक भोजन किया थोड़ा बहुत, तो हर हर भोजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, तो उस चीज को, फॉरेन मटेरियल को, जो विजातीय द्रव्य समझ करके हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर हमला कर सकता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकता है, या हमारा लीवर वहां पर कोलेस्ट्रॉल भेज सकता है ताकि उसको उसको एनवलप कर दे, उसके ऊपर एक कवरिंग कर दे जो अनुचित पदार्थ आ गया है। तो ऐसे जितने भी अनुचित पदार्थ आएंगे वो कवरिंग उनकी होती जाएगी कोलेस्ट्रॉल से, और वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो वो इकट्ठा होगा, बड़ा होगा, और वो वो क्या कुछ अवरोध बनाएगा, क्लॉट्स बनाएगा, या या वह हमारे जो जो ब्लड वेजल्स हैं उनकी दीवारों पे चिपकेगा, या वह हमारे ब्लड वेजल की दीवारों को क्षतिग्रस्त करेगा। वो जब क्षतिग्रस्त होंगी तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल भेजेगा उस क्षति को भरपाई करने के लिए, तो एक लेयर बनेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की चीज होगी, जिससे खून में जो जो इंटरनल डायामीटर है वो कम होगा, वो कम होगा तो रुधिर को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो बीपी से संबंधित चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो भोजन का जो अंतराल है, हमारा जो भोजन का की जो गुणवत्ता है, उस पर हम अगर ध्यान नहीं देते तो आगे के समय में हमको ये जो जीवन शैली की बीमारियां हैं ये हो सकती हैं। हम बीमार नहीं, हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता, हम उसको बीमार करते हैं। ये ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं दिनचर्या की, हमने भोजन की बात की, तो भोजन को कब करना है? जब भूख लगे तब करना है। शाम का भोजन कब करना है? जब हम सोने जा रहे हैं उसके कम से कम 2-3 घंटे पहले करना है। कितना करना है? उतना करना है कि थोड़ी भूख बाकी रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। भोजन में फैट भी लिया है, भोजन में हमने प्रोटीन भी लिया है, भोजन में हमने कार्बोहाइड्रेट भी लिया है, और इनको फैट को फैटी एसिड में बदलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने के लिए, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए कुछ कुछ केमिकल बनाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स बनते हैं, वो उस हिसाब से बन रहे हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा कम भोजन करना है। अगर हमने थोड़ा ज्यादा भोजन कर लिया तो इनमें से किसी भी चीज की कमी पड़ेगी, तो वह उस भोजन का वह अंश जो है वह वह अधपचा रहेगा। और अधपचा जो होता है उसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं, तो वो अपना नुकसान करेगा। अधपचे भोजन से बचने के लिए हमको उतना ही भोजन करना है जितना हमारी भूख है उसका 10% छोड़कर। ये स्वस्थ रहने का एक एक हमारे योगियों के द्वारा बताया गया तरीका है। और बीच में कितना समय करना है? बीच में उतना समय जरूर हो जाए कि हमारा भोजन आमाशय से आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि आमाशय में बना हुआ है भोजन का पिछला हिस्सा और फिर नया भोजन कर लिया। हमारे ग्रेलिन और लेप्टिन जो हार्मोन्स होते हैं ना, एक संतुष्टि का हार्मोन्स होता है, वो जब भी थोड़ा भी संकेत दे तो हमको भोजन छोड़ देना। और ग्रेलिन का हार्मोन जो भूख का हार्मोन है वो जब अच्छी तरह से सक्रिय हो जाए तब भोजन करना है। ये सारी चीजें हमारे
हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारे शरीर के अंदर पूरी एक अस्पताल है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं। सारे इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सारे इंजीनियर हैं। हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हमारा शरीर की जो जनसंख्या है वह इस दुनिया की जनसंख्या से भी हजारों गुना ज्यादा है। और वो जो छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का काम करते हैं। और हम उन सेल की गुणवत्ता को, उन सेल की कार्य क्षमता को समझते नहीं हैं। हम अपने शरीर की खुद की ताकत को समझते नहीं है और भरोसा किस पर करते हैं? उस व्यवस्था पर करते हैं जिस पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। 200 साल की व्यवस्था है वो, 200-250 साल से चल रही है। शुरू में तो वह वास्तव में अच्छाई के लिए थी, इंसानियत के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी, लेकिन बाद में वह मुनाफा साधन बन गई थी। और आज वो व्यवस्था मुनाफे के लोभ के कारण वो चीजें पैदा कर रही है जो नहीं होना चाहिए। इतने सारे अस्पताल खुल गए हैं। देखिए, दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर होता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मोटे लोग रहते हैं दुनिया में। बाकी बाकी जगह में जो मोटे लोगों का जो जो प्रतिशत है उससे दुगना प्रतिशत अमेरिका में। और अमेरिका में जो डिलीवरी के टाइम जो मौतें होती हैं, अमेरिका में जो छोटे बच्चों की मौतें होती हैं वो बाकी से ज्यादा है। अमेरिका में अल्जाइमर से मरने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। तो अमेरिका की ये स्थिति है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कराई, उसमें जब देखा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ जो है वो अमेरिका में क्या है, तो सबसे बड़ा कॉज जो निकला, सबसे बड़ा जो कारण निकला वो निकला कैंसर। फिर दूसरा दूसरा जो कारण निकला वो निकला सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हृदय से संबंधित बीमारियां। और तीसरा जो निकला वो निकला मेडिकल एरर, गलत इलाज और गलत डायग्नोसिस। ये हो गया, उसके कारण आदमी मर गया। तो एक जिमी स्टेगर नाम के एक अमेरिका के बहुत ख्याति नाम न्यूटनिस्ट हैं, पोषण आहार विशेषज्ञ हैं और वो नेचुरोपैथ भी हैं। उन्होंने एक वृत्तांत लिखा है, उसका नाम है अमेरिकन डेथ सेरेमनी। वो अमेरिकन डेथ सेरेमनी जो है उसकी कहानी शुरू होती है कि किसी व्यक्ति को पीठ दर्द, सिर दर्द हुआ, तो उसने स्टेटिन लेना, ये एस्पिरिन लेना शुरू किया। तो एस्पिरिन, एक एस्पिरिन से उसका काम नहीं चला तो डॉक्टर ने कहा दो ले लो। दो लेना शुरू कर दिया उसने। अब वो जब एस्पिरिन लेता तो दर्द दूर हो जाता, तो उसकी आदत में आ गई। दर्द हुआ कि एस्पिरिन ली। ऐसा 2-3 महीने तक किया, फिर वो एस्पिरिन ने असर का कम कर दिया। फिर डॉक्टर से मिला कि भाई तो दर्द तो फिर हो गया। तो फिर डॉक्टर ने फिर उसको स्टेरॉइड शुरू करा दिया। लेकिन एस्पिरिन जो एस्पिरिन जो ले रहा था उसके कारण उसको हो गया अल्सर। उसको नहीं मालूम था कि ये एस्पिरिन के कारण अल्सर हुआ है। एस्पिरिन के कारण अल्सर था, लेकिन वो अल्सर की दवाई दूसरी चलना शुरू हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने अल्सर की दवाई देना शुरू कर दी। और अब उसको 2 प्रकार की दवाई लेना पड़ रही थी, एक तो अल्सर की दवाई और दूसरी वो दर्द की दवाई। दर्द की दवाई से उसके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, लीवर फंक्शन
उसका घट गया। उसने टेस्ट करवाया तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हुई, और कुछ डॉक्टर को लगा कि इसके कारण इसको इन्फेक्शन हो गया लीवर में, तो उसने फिर एंटीबायोटिक्स दे दी। कुछ पेनिसिलिन ग्रुप की कुछ दवाइयाँ दे दी। पेनिसिलिन ग्रुप की कुछ दवाइयाँ भी चली। अब 3 प्रकार की दवाइयाँ उसकी चली। वो कहीं जाता तो 3 तरह की दवाइयाँ रखता। ये दवाइयाँ खाने से उस उसको कुछ लीवर की जो समस्याएं थी वो बढ़ गई, और लीवर की समस्याएं बढ़ गई तो उसका स्प्लीन गड़बड़ हो गया, और उसकी आरबीसी कम हो गए, उसको एनीमिया हो गया। जब एनीमिया हो गया तो डॉक्टरों ने उसको बहुत सारे सप्लीमेंट शुरू कर दिए। कुछ कुछ और ऐसी चीजें दी जो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके गुर्दे बर्दाश्त नहीं कर सके, और गुर्दों में समस्या शुरू हो गई। गुर्दों में समस्या शुरू हो गई तो एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ा दिया गया। एंटीबायोटिक्स बढ़ा दिए गए। एंटीबायोटिक्स बढ़ाने से उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई कि उसको छोटी मोटी चीज से भी इन्फेक्शन होने लगा। बहुत सारी दवाइयाँ उसकी शुरू हो गई, और अंततोगत्वा ये हुआ कि उसका लीवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई। तो इस तरह की एक कहानी जो है वो अमेरिका में इस सोशल मीडिया पर खूब चली थी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये चीज तो हुई, किस चीज से शुरू हुई? ये चीज शुरू हुई एस्पिरिन से। ये चीज शुरू हो सकती है स्टेटिन से भी, क्योंकि स्टेटिन के भी बहुत बड़े नुकसान हैं। कभी हम चर्चा करेंगे उसके, कि हम जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो बस वो कोलेस्ट्रॉल का बहाना बना करके, खून पतले का बहाना बना करके स्टेटिन देना शुरू कर देता है, और स्टेटिन के उस चक्रव्यूह में फंसा देता है, और उसका भी वही हश्र होता है जो उस व्यक्ति का हुआ था। वो व्यक्ति भी बचाया नहीं जा सका, कितनी भी कोशिश की डॉक्टरों ने। और ऐसा भी हम आए दिन देखते हैं। कोई कोई एंटीबायोटिक से शुरू करता है, कोई स्टेटिन से शुरू करता है, कोई एंटी डिप्रेसेंट से शुरू करता है। इस तरह से कोई छोटी मोटी सी दवाई से शुरू करते हैं, और ये इस तरह से एक दवाई का जो दुष्प्रभाव पड़ा, उस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तीसरी दवाई शुरू होती है। ऐसे ऐसे दवाइयों के एक जाल में हम फंस जाते हैं। तो ऐसे जाल में फंसना से अच्छा है कि हम जो छोटी मोटी चीजें हैं वो वो अपने स्तर पर देखें। हम प्रिवेंशन का शुरू से ध्यान रखें। अगर हम प्रिवेंशन का ध्यान रखेंगे तो हमको ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि चिंता की क्या बात है, इतने अस्पताल हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतना पैसा हमारे पास में है, हम एक चिंता की बात है, खूब खाओ, खूब मौज करो, कुछ भी करो, बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल तो हैं। लेकिन जैसा कि हमने आज अभी बात की, वो अस्पताल ये कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों का जो जो होल्ड है वो किन के पास में है? वो मुनाफा कमाने वालों के पास में। वे तो वे ही कार्य करते हैं जिसमें अधिक से अधिक मुनाफा होता है। अस्पताल वाले कभी नहीं सोच चाहते कि जो मरीज है वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा तो उनके पैसों की जो जो आवक है वो घट जाएगी। बिल्कुल। है ना? अब आप पैसों की आवक जो है आजकल तो भारत में ये जो कुछ कुछ योजनाएं सरकार की चल गई हैं, ये सीधे ही मिलने लगा है, तो इससे और आदत बिगड़ गई। तो इस तरफ हमको ही ध्यान देना है कि अनावश्यक रूप से अस्पतालों का सहारा ना लिया जाए। देखिए, ये जो विधा है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, वो इमरजेंसी और अर्जेंसी के लिए ठीक है। हमको कोई ऐसा काम करना है जो जो हमारे को तुरंत करना जरूरी है, और कोई चीज रुकावट डाल रही है तो कुछ समय के लिए ले ली तो ठीक है। लेकिन प्रिवेंशन के हिसाब से लेना शुरू की, जैसे कि एस्पिरिन लेना शुरू की, जैसे कि स्टेटिन लेना शुरू की, है ना, इस तरह की चीजें हमने लेना शुरू, एंटीबायोटिक लेना शुरू किया, या गर्भ निरोधक लेना शुरू किया, तो ये चीजें आगे थोड़ा समय में ही
है ना। ये एक तो ये इनका एडिक्शन हो जाता है, लत पड़ती है। ये मांगती हैं कि हमें और बुलाओ, वैसी स्थिति पैदा होती है। तो वो जब एक बार लत पड़ जाए तो फिर ये अपना दुष्प्रभाव डालती हैं, और दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि फिर किसी दूसरी दवाई की जरूरत पड़ती है, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, ऐसे हम इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको यही करना है कि हमें भोजन पर ध्यान देना है। और भोजन, जब भी हमको कोई कोई टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, कोई अनावश्यक चीज हमारे शरीर में आ गई है, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से, या या इसी प्रकार के वाटर फास्टिंग से, या या फ्रूट फास्टिंग से, इससे उसको दूर कर देना है। या हमको खुद जानना है कि किस कारण से हमको हुआ है। तो फास्टिंग में ये होगा, टाइम हो गया ऐसा है ना सर, कि जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, जो कचरा है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें उस कचड़े में प्रोटीन है, उस कचड़े में कार्बोहाइड्रेट है, सब है। तो उस कचड़े का ही भोजन बना लेगा हमारा शरीर। तो वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी वही काम करती है जो एक्सरसाइज करती है। तो इसका हम उपयोग करें। अब देखिए समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।